आर्थर और क्विंसी अपने रास्ते पर आगे बढ़ चुके थे। आर्थर ने एक जोर की लात मारकर उस कमरे का दरवाजा तोड़ दिया। अंधेरे में चूहों के चिचियाने की आवाज से ही उनका ध्यान उस कमरे पर गया। आर्थर ने एक इलेक्ट्रिक टॉर्च का बटन दबाया, जिसकी रोशनी कमरे में फैल गई। क्विंसी ने दीवार पर हाथ फेरकर लाइट स्विच ढूंढने की कोशिश की, पर आर्थर ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। उसने कहा, यह व्हाइट चैपल है क्विंसी, यहां बिजली अभी तक नहीं आई है। आर्थर की टॉर्च की रोशनी जमीन पर पड़े एक जंग लगे कैरोसिन लैंप पर पड़ी। उसने क्विंसी की तरफ एक माचिस की डिब्बी उछाली और उसे वो कैरोसिन लैंप जलाने का इशारा किया। क्विंसी के लैंप जलाते ही ढेर सारे चूहे अंधेरे कोनों की तरफ भागे। क्विंसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो बोल पड़ा, जैक सीवर्ड ऐसी जगह पर कैसे रह सकते थे? आर्थर ने कहा, मैंने पहले ही कहा था क्विंसी, वो पूरा पागल था। आर्थर ऊपर छत की तरफ देख रहा था। छत पर दुनिया के सारे धर्म मजहब जिनके बारे में इंसान जानता है, उनकी निशानियां टंगी हुई थीं। क्विंसी ने ऊपर टंगे हुए रोज़िक्रूशियन क्रॉस को देखते ही पहचान लिया। क्विंसी ने ऊपर टंगे हुए रोज़िक्रूशियन क्रॉस को देखते ही पहचान लिया। छत पर ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, तोरा और कुरान के पन्ने फाड़कर चिपकाए गए थे। क्विंसी समझ गया था कि डॉक्टर सिवर्ड किस्मत पर कुछ भी छोड़ना नहीं चाहते थे। वो हर तरह से खुद को महफूज रखे हुए थे। क्विंसी ने दीवारों की ओर देखा। दीवारों पर बाइबल के पन्ने चिपके हुए थे, जो कि अलग अलग समय और भाषाओं के थे। क्विंसी ने खून से लिखे कुछ शब्दों पर ध्यान दिया। वहां लिखा था, वाइवेस सेस्ट। इसका मतलब था, वो जिंदा है। उसने कहा, आप कह रहे हैं कि वो पागल थे, पर मुझे तो वो बहुत ही ज्यादा डरे हुए मालूम पड़ते हैं। आर्थर ने कोई जवाब नहीं दिया। वो टहलते हुए जैक के गद्दे तक पहुंचा और उसे अपनी छड़ी से टटोल कर देखने लगा। एक जगह पर छड़ी मारने पर उसे एक खोखली सी आवाज आई। क्विंसी ने पूछा, वो क्या था? क्या वहां कुछ है? आर्थर ने दीवार पर इशारा करते हुए क्विंसी को कुछ उठाने को कहा। क्विंसी ने देखा तो दीवार पर सर्जिकल ब्लेड ने कुछ पीले पन्नों को थाम रखा था। क्विंसी ने वो चाकू दीवार से निकाला और उन पन्नों को पढ़ने लगा। वो किसी अखबार के पन्ने थे जिन पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, जैक द रिपर का एक और हमला। शायद जैक पागल ही था, पर जैसे जैसे क्विंसी उस दीवार पर चिपकाए हुए पन्नों को देख रहा था, उसे एक पैटर्न सा दिखाई देने लगा था। उन अव्यवस्थित अलग अलग तरह के पन्नों में कुछ तो था जो उसे बार बार दिखाई दे रहा था। ड्रैकुला, जैक द रिपर, वैम्पायर्स, धर्म मजहब और रिचर्ड तृतीय के नाटक को दोबारा शुरू करना। एक जोर की आवाज ने क्विंसी का ध्यान आर्थर की तरफ खींचा। आर्थर ने उस सर्जिकल ब्लेड को जमीन पर लगे लकड़ी के फट्टों के बीच फंसा दिया था। वो उन्हें खोलने की कोशिश कर रहा था। 2-3 बार कोशिश करने के बाद ही आर्थर ने उन फट्टों को उखाड़ दिया। नीचे एक छोटा सा छुपा हुआ तहखाना था। आर्थर ने एक पुरानी सी लोहे की तिजोरी वहां से उठा ली। क्विंसी ने चौंकते हुए पूछा, आपको कैसे पता कि ये यहां थी? आर्थर ने वो छोटी सी तिजोरी जमीन पर पटक दी और एक झटके से उसका ताला खुल गया। उस तिजोरी में रखा सारा सामान निकलकर बाहर गिर पड़ा। मॉर्फिन की छोटी छोटी शीशियां, इंजेक्शन और चमड़े की एक बेल्ट। आर्थर ने पूछा, चाहे वो इंसान कितना भी पागल हो गया हो, तुम कभी उस इंसान को भूल नहीं सकते जिसने तुम्हारा साथ युद्ध में दिया हो। तुम्हें क्या लगता है क्विंसी कि उसकी इस बुरी आदत के लिए कौन पैसे देता था? इस कमरे का किराया,
वो कहां से आता था? आर्थर अपनी उंगलियों से उस तिजोरी के अंदर कुछ ढूंढने की कोशिश करने लगा। ऐसा करते हुए आर्थर के माथे पर परेशानी की लकीरें उभरने लगी थीं। उसने अचानक झल्लाकर वो तिजोरी एक तरफ पटक दी। उस जोर की आवाज के साथ ही क्विंसी का ध्यान आर्थर पर गया। वो चिल्ला रहा था, हाँ, अगर उस कॉटफोर्ड की तलाशी से कुछ बचा होता तो वो जरूर इसमें होना चाहिए था, पर वो मोटा। आर्थर जल्दबाजी में कमरे में उठा पटक करने लगा। वो सारा फर्नीचर और ड्रॉर्स उलट पलट कर देख रहा था। हालांकि क्विंसी इससे थोड़ा सहम गया था, पर उसे आर्थर के इस व्यवहार से जरा भी हैरानी नहीं हुई थी। वो आर्थर के स्वभाव से परिचित था। आर्थर एक सिपाही था जिसने जिंदगी भर अपने अनुशासन का पालन किया था। क्विंसी भी लैंप की रोशनी में फर्श के नीचे बने उस छोटे से तहखाने को देखने लगा। उस रोशनी में उसे ढेर सारे कॉकरोच एक सफेद सी चीज के ऊपर बैठे दिखाई दिए। वो उछल पड़ा, देखो, वहां नीचे कुछ और भी है। क्विंसी ने उन कॉकरोचों को हटाया और उसने एक कागजों का बंडल उठा लिया। उसने वो बंडल आर्थर की तरफ बढ़ा दिया। आर्थर ने वो सुतली से बंधा हुआ बंडल खोला और उसे देखने लगा। ये एक मोटे सफेद कागज के अंदर बंधी हुई ढेर सारी लिफाफा बंद चिट्ठियां थी, जिन पर डाकघर की मोहर लगी हुई थी। उनमें एक चीज और थी, और वो थी एक पीले कवर वाली किताब। आर्थर के वो किताब खोलने से पहले ही क्विंसी जानता था कि ये कौन सी किताब थी। आर्थर ने वो किताब हाथ में ली। उस पर बड़े बड़े लाल अक्षरों में लिखा हुआ था, ड्रैकुला। आर्थर का घर पूर्वी फिंचली में था, जहां इस वक्त जाना शायद उनके लिए परेशानी से भरा साबित हो सकता था। इस वक्त उनके लिए सबसे मुफीद जगह थी जॉनथन का पुराना दफ्तर, हॉकिंस एंड हार्कर। पिछले कुछ सालों में क्विंसी हमेशा ही उस जगह से कतराता रहा था, पर वो उनके छुपने और काम करने के लिए सबसे मुफीद जगह थी। उन्हें वहां कोई ढूंढने नहीं आता। उसे वो दिन याद था जब जॉनथन ने उसे उस दफ्तर की चाबियां दी थी। बड़े गर्व के साथ जॉनथन ने कहा था, किसी दिन ये दफ्तर तुम्हारा होगा क्विंसी। पर क्विंसी ने इसके बदले में जॉनथन को सिवाय नफरत के कुछ और नहीं दिया था। एक तेज आवाज से क्विंसी का ध्यान आर्थर की तरफ गया। आर्थर ने वो किताब मेज पर पटक दी थी। उसका मुंह बना हुआ था। उसका चेहरा बता रहा था कि वो उसे और नहीं पढ़ सकता था। वो चिल्ला रहा था, जैक ऐसा कैसे कर सकता था? मैंने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया। हम सब ने एक साथ इस हादसे को राज रखने की शपथ ली थी। मैंने सिर्फ अपनी दोस्ती निभाने के लिए ही उसके घर का किराया और उसकी उस मनहूस मॉर्फिन के पैसे नहीं दिए थे। मैंने ऐसा इसलिए भी किया था ताकि वो हमारे इस राज को हमेशा राज रखे। शिट! आर्थर ने मेज पर एक जोर का घूंसा मारा। उसे दोबारा जिप्सीज के साथ हुई वो लड़ाई याद आ गई थी, जहां उन सब ने मिलकर ड्रैकुला को ठिकाने लगाया था। क्विंसी ने पूछा, आप कैसे कह सकते हैं कि यह जैक ही था जिन्होंने स्टोकर को यह कहानी बताई थी? आर्थर ने उन चिट्ठियों की तरफ इशारा करते हुए कहा, जाहिर है जैक किसी से बात करना चाहता था और हम उसके साथ नहीं थे। क्विंसी कुछ कहना तो चाहता था, पर उसने उन चिट्ठियों की तरफ ही अपना ध्यान लगाए रखा। वो एक पल रुका और एक फटे चीथड़े कपड़े को देखने लगा, जो कि बाकी से जरा अलग नजर आ रहा था। उस पर लिखी हुई वो कलात्मक लिखावट किसी लड़की की लिखी हुई मालूम पड़ रही थी। ये जैक की तलाकशुदा बीवी की लिखावट थी। उसमें लिखा था, तुम कभी अमेरिका मत आना, मुझसे और मेरी बेटी से दूर रहो। उस चिट्ठी पर किए गए दस्तखत कुछ धूमिल पड़ गए थे। शायद जैक के आंसुओं से यह स्याही फीकी पड़ गई थी। क्विंसी सोच रहा था कि क्या उस बच्ची को कभी पता चल भी पाएगा कि उसके पिता मर चुके हैं। आर्थर वहां रखी अलमारियों की तरफ बढ़ा और उन्हें एक एक करके खोलता रहा।
जब तक उसे एक विस्की की बोतल नहीं मिल गई। वो हंसते हुए कहने लगा, जॉनथन के बारे में एक बात तो अच्छी थी कि उसके पास हमेशा ही विस्की मिल जाती थी। उसने मेज पर रखे ग्लास को साफ किया और उसमें एक ड्रिंक बनाया। पर क्विंसी एक दूसरी चिट्ठी को देख रहा था। वो जैसे उसमें अटक सा गया था। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। आर्थर ने पूछा, क्या हुआ? उस चिट्ठी में क्या है क्विंसी? क्विंसी ने उस अगली चिट्ठी पर किए हुए दस्तखत को देखते हुए कहा, बासाराब। आर्थर ने कहा, ये वही आदमी है ना जिसके बारे में तुमने मुझे अभी बताया था, वो रोमानियन अभिनेता? जरा दिखाना तो मुझे। आर्थर ने क्विंसी के कांपते हुए हाथों से वो चिट्ठी ले ली और उसे देखने लगा। क्विंसी ने उन चिट्ठियों के ढेर से एक और चिट्ठी निकाली। उसने कहा, एक और, इसे भी देखिए। उसने आर्थर के चेहरे की तरफ देखा तो वो भी थोड़ा परेशान नजर आ रहा था। अब आर्थर भी उठकर क्विंसी के साथ उन चिट्ठियों के ढेर में बासाराब की चिट्ठियां ढूंढने लगा था। उसने एक और चिट्ठी ढूंढ निकाली। इन चिट्ठियों से साफ था कि बासाराब और जैक के बीच बातचीत हो रही थी, और वो भी लगातार। अब आर्थर ने उन चिट्ठियों को तारीख के हिसाब से छांटना शुरू किया। उसने कहा, यह बासाराब जैक को कैसे जानता होगा? क्विंसी बिल्कुल स्तब्ध था। जिस रात वो पहली बार बासाराब से मिला था, उसे वो आवाज याद थी, बासाराब, खुद को बचाइए। ये जरूर जैक ही था। उस बग्घी का जैक को कुचलकर निकल जाना कोई दुर्घटना नहीं थी। आखिर बासाराब को और क्या क्या पता था? क्या बासाराब शुरू से ही क्विंसी का इस्तेमाल कर रहा था? जो भी हो, इन सवालों के जवाब जैक की बासाराब को लिखी गई चिट्ठियों में ही छुपे थे। सूरज ढलते ढलते क्विंसी और आर्थर ने उन चिट्ठियों को एक सही क्रम में रखकर तैयार कर लिया। क्विंसी ने एक चिट्ठी को दीवार पर एक पिन की मदद से चिपका दिया। इस चिट्ठी के हिसाब से बासाराब ने ट्रांसिल्वेनिया में हुए उस छोटे मगर भयंकर युद्ध के बारे में वहां जिंदा बचे जिप्सी से पता कर लिया था। पर उसने सिर्फ जैक से ही क्यों बात की? आर्थर ने अब दूसरी चिट्ठी दीवार पर चिपका दी। इस चिट्ठी के मुताबिक बासाराब ने जैक से किसी जैक द रिपर को ठिकाने लगाने के लिए मदद मांगी थी। इस जैक द रिपर का आतंक लंदन में काफी बढ़ गया था। क्विंसी अब तारीख के हिसाब से अगली चिट्ठी ढूंढ रहा था। उन्हें कई सारे अखबार की कतरनें भी मिली थी, पर ये अखबार के टुकड़े अलग अलग देशों से थे और उनकी भाषा में ही थे। पर उन सभी में एक बात थी जो समान थी, वो ये कि उन सभी में किसी न किसी औरत के खौफनाक कत्ल की खबर छपी थी। ये सभी अखबार पिछले 10 सालों के थे। आर्थर ने अब सारे अखबारों को छांटना शुरू किया। उनमें छपी हर खबर में औरतों को बुरी तरह से मारा गया था और उनके जिस्म के टुकड़े तक कर दिए गए थे। ये सारे खून शायद उसी जैक द रिपर ने किए थे। आर्थर कुछ देखते हुए एकदम से उछल पड़ा। उसने क्विंसी का हाथ पकड़कर मेज की तरफ खींच लिया। उसने कहा, सब कुछ एकदम साफ है क्विंसी। इन खबरों से पता चलता है कि जैक द रिपर का आतंक 1888 में ही खत्म नहीं हुआ। ये सारे एक जैसे खून पूरे यूरोप में हुए हैं। इस जैक द रिपर ने सिर्फ लंदन छोड़ा था, पर उसने अपना काम बाकी देशों में जारी रखा। वो अलग अलग देशों और इलाकों में घूमता रहा, अपनी जगह बदलता रहा, और इसीलिए इन सब जगहों की पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई। उन्हें तो इस बात का अंदाजा ही नहीं होगा कि ऐसे ही खून और भी आसपास के इलाकों में हुए होंगे। जितना मैं अभी देख पा रहा हूं, उसने हर शहर में कम से कम 5 या 6 खून तो किए ही हैं। हर वारदात में उसका शिकार सिर्फ वेश्याएं ही थी, और हर शहर में 5-6 खून होने के बाद यह सब एकदम से रुक जाता था, क्योंकि जैक द रिपर अपनी जगह बदल लेता था। वाह, क्या तरीका है। क्विंसी ने एक चिट्ठी लपक कर उठा ली। इस चिट्ठी पर छपे हुए कुछ नाम
और टाइटल उसे जाने पहचाने लग रहे थे। ये मॉस्को आर्ट थिएटर के थे। उसने वो चिट्ठी आर्थर को दिखाई। ये बासाराब की जैक सीवर्ट को लिखी हुई पहली चिट्ठी थी। क्विंसी ने एक और चिट्ठी उठाई जो ओडियन थिएटर से थी, और इसी तरह वो चिट्ठियां और अखबार की कतरनें उठाता गया और उन्हें तारीखों के हिसाब से मिलाता भी गया। उसने आर्थर से किसी छोटे बच्चे की तरह कहा, आप समझ रहे हैं ना, ये रिपर पश्चिम की ओर बढ़ रहा है और वापस इंग्लैंड आ रहा है। बासाराब अपनी लोगों को घुमाने वाली कंपनी की आड़ में रिपर को पूरे यूरोप में ढूंढ रहा था। क्विंसी और आर्थर के दिमाग में जो चल रहा था वो उसे कह नहीं वाले थे, पर आर्थर ने कहा, नहीं, अभी नहीं, हमारे पास अभी इसका कोई सबूत नहीं है। पर क्विंसी चिल्लाया, आखिर बासाराब जैक से क्यों संपर्क करेगा? आखिर वो रिपर का शिकार करने के लिए जैक की मदद करेगा ही क्यों? अगर रिपर कोई इंसान है तो सिर्फ एक गोली से उसका काम तमाम किया जा सकता है ना। पर नहीं, ये बात सच नहीं है, क्योंकि रिपर एक वैम्पायर है। आर्थर उन चिट्ठियों के ढेर में वापस कुछ ढूंढने लगा। वो कह रहा था, नहीं क्विंसी, अभी हमारे पास कोई सबूत नहीं है, हमें और सबूत देखने होंगे। अभी मैं सिर्फ एक चीज के बारे में पक्के तौर पर कह सकता हूं, वो ये है कि जैक हमें उस रिपर के बारे में आगाह करने की कोशिश कर रहा था, पर हमारे बंद कानों पर उसकी आवाज पड़ने से पहले ही वो मारा गया। क्विंसी जानता था कि आर्थर अभी अपने दिल की नहीं, दिमाग की सुन रहा था। वो किसी नतीजे पर पहुंचने की जल्दी में नहीं था। पर क्विंसी ने कहा, अगर आप ये नहीं देखना चाहते तो मैं कह देता हूं, जैक द रिपर ही ड्रैकुला है, वो कोई और हो ही नहीं सकता। आर्थर ने कहा, तुम बहुत आगे की सोच रहे हो क्विंसी, हमारे पास अभी उस रिपर की पहचान का कोई सबूत नहीं है। पर क्विंसी को यह सब बस समय की बर्बादी लग रहा था। अगर बासाराब सीवर्ट को पहले से जानता था और वो दोनों मिलकर जैक द रिपर का शिकार करने निकले थे, तो वो सिर्फ और सिर्फ ड्रैकुला ही हो सकता था। पर अब क्विंसी का खून खौल रहा था। बासाराब ने जिस तरह से क्विंसी के सामने ड्रैकुला की तरफदारी की थी और स्टेज पर चढ़कर उसे एक हीरो साबित करने की कोशिश की थी, तब फिर वो जैक सीवर्ट के साथ मिलकर उसका शिकार करने निकला ही क्यों? आखिर वो किसकी तरफ था? क्विंसी ने अपनी घड़ी में समय देखा और जल्दी से रैक पर टंगा अपना कोट उठाने भागा। उसने आर्थर से कहा, आपने अभी कहा ना कि आपको और सबूत चाहिए, जल्दी से मेरे साथ चलिए। आर्थर ने पूछा कि वो कहां चलने को कह रहा है। क्विंसी ने कहा, मुझे अपने एक नाटक के लिए प्रैक्टिस करनी है। मुझे लगता है अब हमें मुझे मेरे मेंटर से सब कुछ खुलकर पूछ लेना चाहिए। उन्होंने अभी तक बस मुझे उलझाया ही है। मुझे अब उनके अंदर का सच बाहर निकालना ही होगा। वो अपनी मंजिल की तरफ तेजी से बढ़े। रास्ते में एक अखबार बेचने वाला आवाजें लगा रहा था। द डेली टेलीग्राफ नाम के एक अखबार में खबर छपी थी, फ्रांस ने मोरक्को पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर लिया है। लाइसियम थिएटर के बाहर ब्रैम स्टोकर की हालत बेहद नाजुक। क्विंसी ने जल्दी से उससे एक अखबार खरीद लिया। वो पढ़ने लगा। वो जल्दी से थिएटर पहुंचे और थिएटर के मैनेजर जोसेफ हर्स्ट ने उन्हें अंदर आने की अनुमति दी। वो अभी ऑडिटोरियम के अंदर पहुंचे ही नहीं थे कि आर्थर ने क्विंसी के कंधे पर हाथ रखा। वहां एक बोर्ड पर बड़ा बड़ा लिखा था, अभी रिहर्सल जारी है। महान रोमेनियन अभिनेता बासाराब, ब्रैम स्टोकर का नया नाटक, निर्माता हैमिल्टन डीन और क्विंसी हार्कर। आर्थर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसने कहा, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हें इस तरह लूसी की मौत का मजाक बनाने नहीं दे सकता क्विंसी। इस तरह तुम मेरा भी नाम खराब करोगे। क्विंसी ने कहा, आपका नाम इस नाटक में नहीं है। आर्थर ने पूछा, क्या मतलब कि मेरा नाम इसमें नहीं है? क्विंसी ने जवाब दिया, वो डीन ने सोचा कि 3 अभिनेताओं को पैसे देने से अच्छा है कि वो आपका, क्विंसी मॉरिस और जैक सीवर्ट को एक ही चरित्र में बांध ले।
इस तरह सिर्फ एक अभिनेता से ही उनका काम चल जाएगा और पैसे भी बच जाएंगे। आर्थर गुस्से में बोला, तुम बिल्कुल पागल हो क्या? क्विंसी ने अपना सर हिलाया। उसने कहा, अभी तो आपने कहा कि आपको अपना नाम इस सब में नहीं घसीटना। आर्थर ने एक गहरी सांस ली। वो चुप हो गया। पर तभी निर्देशक डीन लॉबी में आया। क्विंसी को देखकर उसने कहा, ओह तुम, मुझे दुख है कि मिस्टर स्टोकर के सम्मान में हमने आज की रिहर्सल कैंसिल कर दी है। क्विंसी ने कहा, मुझे इस बारे में बताया क्यों नहीं गया? डीन ने कहा, क्योंकि मैं तुम्हें यहां देखना नहीं चाहता हूं। क्विंसी ने कहा, ठीक है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बासाराब कहां है? बासाराब का नाम सुनते ही डीन जैसे कुछ परेशान सा हो गया। उसने कहा, वो मैंने उन्हें बताया कि मिस्टर स्टोकर को अस्पताल से उनके घर भेज दिया गया है और मैं एक बार उन्हें देखना चाहता हूं, पर बासाराब ने मुझे मना कर दिया और उन्होंने मुझे नाटक की स्क्रिप्ट में बदलाव करने को कह दिया। हमारा क्रू दिन रात काम करके कल होने वाले रिहर्सल की तैयारी में लगा है, और रहा तुम्हारे सवाल का जवाब कि वो कहां है, तो मुझे जरा भी नहीं पता कि वो घटिया और कमीना आदमी कहां है। समझ गए? क्विंसी 2 कदम आगे बढ़ा और डीन 1 कदम पीछे हटा, पर क्विंसी रुक गया। उसने कहा, मिस्टर डीन, मैंने आपके साथ पहले जो किया उसके लिए मैं शर्मिंदा हूं। मुझे माफ कर दीजिए, पर मैंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि मुझे धोखे में रखा गया था। फिलहाल अभी मेरा यह जानना बहुत जरूरी है कि बासाराब कहां है। क्विंसी के मुंह से क्षमा भरे वो शब्द सुनकर डीन थोड़ा सहज हो गया था। उसने कहा, बासाराब ने कहा था कि वो कल शाम 6:30 बजे यहां लौटेगा, पर अभी वो कहां होगा ये मैं नहीं कह सकता। क्विंसी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद डीन ने क्विंसी से हाथ मिलाया और क्विंसी और आर्थर बाहर आ गए। आर्थर ने पूछा, यह सब क्या था क्विंसी? वो आदमी तुमसे डरा हुआ लग रहा था। तुमने उसके साथ कुछ किया था क्या? क्विंसी ने कहा, वो आदमी मुझसे कितना भी डरता हो, पर मैं उसकी आंखों में देख पा रहा था। वो बासाराब से उससे ज्यादा डरा हुआ था। अब हमें कल तक रुक कर देखना होगा कि उसके अंदर का ये डर जायज है या नहीं। पर आर्थर का दिमाग कहीं और ही चल रहा था। उसने कहा, मुझे इस बासाराब और डीन दोनों से ही कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो इस बात का पता लगाना है कि वैन हेल्सिंग ने तुम्हें उस तरह क्यों डराया था। आखिर अब उनके दिमाग में क्या चल रहा है? अपने होटल में लेटे हुए वैन हेल्सिंग के दिमाग में भी क्विंसी और मीना के ख्याल चल रहे थे। वैन हेल्सिंग को लगता था कि मीना का बेटा क्विंसी एक छोटा बच्चा है जिसके हाथ माचिस लग गई है, और अगर उसने अनजाने में कोई गलती कर दी तो उनकी पूरी दुनिया जलकर राख का ढेर बन सकती थी। वैन हेल्सिंग सोच रहे थे कि उन्होंने शायद क्विंसी को इतना तो डरा दिया था कि वो सॉरबॉर्न वापस लौट जाएगा। मीना के अंदर मौजूद ड्रैकुला का खून क्विंसी के रगों में भी दौड़ रहा है। न जाने उसके अंदर कौन कौन सी शक्तियां होंगी। वैन हेल्सिंग जिस तरह की योद्धा जैसी मानसिकता के इंसान थे, वो अपनी प्रतिज्ञा पर डटे हुए थे। अगर उन्हें किसी वजह से क्विंसी को भी मारना पड़ा तो वो भगवान और इंसानियत के लिए ये भी करने को तैयार थे। ड्रैकुला के हाथों का खिलौना बनने से तो अच्छा था कि क्विंसी की आत्मा भगवान के पास ही चली जाती। वैन हेल्सिंग बिस्तर पर लेटे हुए थे, पर उन्हें नींद नहीं आ रही थी। पर यह उनकी उम्र की वजह से नहीं था। उनकी आंखों में यह नींद का ना होना सिर्फ इस ख्याल की वजह से था। वो जानते थे कि ड्रैकुला को अब तक पता चल गया होगा कि वो लंदन में ही है। वो अब बूढ़े हो चुके थे और ड्रैकुला के लिए आसान शिकार थे। उसने पहले ही जॉनथन और जैक को मार दिया था और शायद अब अगला नंबर उन्हीं का था। उन्होंने अपने सारे हथियार सामने मेज पर ही फैला कर रखे हुए थे। ड्रैकुला बेवकूफ नहीं था।
वो जानता था कि वैन हेल्सिंग ने उसके लिए पूरी तैयारी कर रखी होगी, पर मौत के अलावा अगर वैन हेल्सिंग को किसी बात का डर था तो सिर्फ इस बात का कि ड्रैकुला उन्हें बूढ़ा और कमजोर समझकर उनसे लड़ने से ही इनकार कर दे। ये उनके लिए मौत से भी बदतर था। तभी वैन हेल्सिंग को अपने कंबल में कुछ चलता हुआ सा महसूस हुआ। उन्होंने देखा तो कुछ था जो उनके कंबल में चहलकदमी कर रहा था। अचानक उन्हें एक दर्द का एहसास हुआ। किसी ने उन्हें काट लिया था। क्या उनका वक्त आ गया था? एक के बाद एक कोई था जो उन्हें काट रहा था। अब उनमें इतनी ताकत नहीं थी कि वह उछलकर बिस्तर से कूद पाते। उन्होंने कंबल हटाया तो वहां ढेर सारे चूहे थे जो उन्हें जगह जगह से काट रहे थे। दर्द से उनकी चीख निकल गई। वो चूहे उनके ऊपर हावी हो चुके थे और जगह जगह से मांस नोच रहे थे। तभी उन्होंने एक सफेद चूहे को अपनी छाती पर चढ़ा हुआ पाया। वो सुर्ख लाल आंखों वाला सफेद चूहा सीधा उनकी गर्दन की तरफ बढ़ा, पर प्रोफेसर ने उसे किसी तरह पकड़ लिया। उन्होंने उसे जोर से दीवार पर दे मारा और वहां खून का एक बड़ा सा धब्बा छप गया। वैन हेल्सिंग किसी तरह बिस्तर से उठे, पर इस उम्र में एड्रेनालिन और गुस्सा उनके लिए अजाब बन चुका था। उन्हें अपने दिल में दोबारा फिर से वही दर्द उठता हुआ महसूस हुआ। उस तेज दर्द से वैन हेल्सिंग के जबड़े भिंच गए। वो चिल्लाने की हालत में भी नहीं थे। उन्होंने बिस्तर के पास स्टूल पर रखी अपनी दवा की डिब्बी तक पहुंचने की कोशिश की, पर वो दर्द बहुत ज्यादा था और वो दोबारा जमीन पर गिर पड़े थे। कुछ मिनट जमीन पर पड़े रहने के बाद न जाने कैसे, पर उन्हें अपनी ताकत लौटती हुई से महसूस हुई। उन्होंने देखा कि वो चूहे जा चुके थे और उनके जिस्म पर जख्मों के कोई निशान नहीं थे। कुछ पल के लिए वैन हेल्सिंग अपने उस दर्द में भी जैसे खुशी महसूस कर रहे थे। उनका आखिरी वक्त, उनकी जिंदगी की आखिरी लड़ाई लड़ने का वक्त आ गया था। अपनी पूरी ताकत लगाकर वैन हेल्सिंग ने उस छोटी सी मेज पर हाथ मारा और उनका चश्मा और वो दवा की डिब्बी वहीं गिर पड़ी। पर कमरे में अब भी कुछ परछाइयां दिखाई देने लगी थी जो यहां वहां जैसे मंडरा रही थी। उन्हें अपने आसपास भेड़ियों के हुआने की आवाजें सुनाई दे रही थी। इस शहर में इतने सारे भेड़ियों की आवाजें कहां से आ रही थी पता नहीं, पर ऐसा हो जरूर रहा था। वैन हेल्सिंग के सामने अपनी जिंदगी का शायद सबसे बड़ा फैसला लेने का वक्त आ गया था। उन्हें अपनी दवा या फिर अपने हथियार में से एक को चुनना था। वो काली सी परछाइयां अब एक आकार में बदल रही थी, किसी इंसान जैसा आकार। वैन हेल्सिंग के पास वक्त कम था। उन्होंने अपने हाथ अपने बिस्तर पर रखे और एक झटके से खुद को आगे की तरफ उछाल दिया। उन्होंने फैसला कर लिया था कि अगर उन्हें मरना ही था तो वो उस शैतान को भी अपने साथ लेकर मरेंगे। वैन हेल्सिंग अपने हथियारों तक पहुंच गए थे। उनका वो लोडेड क्रॉसबो बस कुछ इंचेस दूर ही था कि तभी उस बिखरी हुई सी आकृति में से एक हाथ बाहर निकला और उसने उस मेज को हवा में फेंक दिया। मेज पर रखे सारे हथियार कमरे में यहां वहां गिर पड़े। वैन हेल्सिंग पीठ के बल जमीन पर गिरे हुए थे। उनके पास अब करने के लिए कुछ नहीं था। उनका समय आ चुका था। उनकी इच्छा शक्ति से पहले उनके दिल ने उन्हें धोखा दे दिया था। उनके कानों में आती वो भेड़ियों की आवाज बहुत ही तेज हो गई थी। लेटे हुए उन्होंने कहा, मुझे मुझे माफ कर देना मेरे दोस्तों, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया। वो परछाई जैसी आकृति वैन हेल्सिंग पर झपटी और उनके मुंह से एक चीख निकली। उन्हें लग रहा था कि शायद ज्यादा दर्द महसूस करने से पहले ही उनकी जान अपने शरीर से निकल जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। उनका वो कातिल उन्हें आसान मौत नहीं देने वाला था।
उनकी गर्दन में जब वो तेज दांत धंसे तब वो होश में थे।